नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम करेंगे उच्चारण स्थान। अब छोटे बच्चे तो छठी सातवीं आठवीं क्लास में हैं, उनके तो चलो उच्चारण स्थान आता है, उनको तो पता भी उच्चारण स्थान हमने करना है। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिन्होंने +2 कर ली या BA में पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि उच्चारण स्थान का हमारे लिए क्या काम, भाई हमारे तो कभी आए नहीं है और क्या पता आगे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे बच्चा तीसरी क्लास का हो, चाहे वो MA B.Ed कर रहा हो या फिर वो HSSC के एग्जाम दे रहा हो, जितना महत्व उच्चारण स्थान का छोटे बच्चों के लिए है उतना ही बड़े बच्चों के लिए भी है। क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आपके HSSC के एग्जाम में मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मोस्टली उनको ये बोलता हूँ कि आप जब तैयारी करो ग्रामर की तो इस तरह से करो कि आपको दोबारा ये पढ़नी ना पड़े। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ के भूल जाते हैं, एग्जाम दिया और पिछली क्लास साथ के साथ साफ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं पीछे क्लास में हमने क्या किया। और हर बार ऐसा ही होता है, एक बच्चे ने ग्रामर छठी क्लास में पढ़ ली, 7वीं में हो गया, फिर उसने वो दोबारा पढ़ी, इसी तरह फिर 8वीं में और करते करते वो +2 BA तक कर जाता है, लेकिन फिर भी ग्रामर को अच्छी तरीके से वो समझ नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो उनको गहराई से नहीं समझता उन सब चीजों को। ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, तो आज हम उच्चारण स्थान करेंगे। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जितना महत्व छोटे बच्चों के लिए है उतना ही महत्व बड़े बच्चों के लिए भी है, चाहे वो जॉब के लिए ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो एक बार ये कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, वैसे तो संस्कृत के हैं, लेकिन जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा है या जिसके पास संस्कृत सब्जेक्ट ही नहीं है, जो HSSC का एग्जाम दे रहा है, उनको भी संस्कृत से क्या लेना देना, भी संस्कृत तो मुझे आते ही नहीं जी, मेरे तो हिंदी आएगी 8-7 नंबर की। तो मैं उनके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि संस्कृत से ही हिंदी भाषा को लिया गया है और जो उच्चारण स्थान संस्कृत भाषा में आते हैं जिस भी वर्ण का, हिंदी में भी वही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। आप इनको अगर मैच करोगे, मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा ये सारी चीजें, तो बिल्कुल आपको एक एक चीज हिंदी भाषा का जो ये टॉपिक है उच्चारण स्थान, उसमें भी आपको ये मिलती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले था ए कु है विसर्जनीय नाम। उच्चारण स्थान करने से पहले आपको एक बार वर्णमाला की तरफ दोबारा मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमने जब व्यंजनों को पढ़ा तो व्यंजनों को एक बार सीधे तौर पे हमने पढ़ लिया। उसमें जो स्पर्श व्यंजन मैंने पढ़ाए थे, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। पांच है ये वर्गीय व्यंजन, इनका टोटल संख्या में ये 5 और प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। 5 × 5 तो टोटल हो गई है 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है व्यंजनों के अंदर। इसके अलावा यह रह और से है, टोटल 8 वर्ण ये हैं। 25 + 8 तब जाके ये 33 व्यंजन बनते हैं। तो ये जो वर्गीय व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान में भी विशेष स्थान है या विशेष महत्व कह सकते हो, और जब आप संधि का टॉपिक करोगे तो उसमें भी आपके बड़े काम आएंगे। इसलिए व्यंजन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं स्पर्श व्यंजन, या जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं। इनके 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में 5-5, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो टोटल मिला के अपने 25 वर्ण हो गए ये। तो जैसे ये कु है, चू है, टू है, इनका मतलब है भी कै वर्ग। जैसे कु का मतलब हो गया कै वर्ग, कु का मतलब है कै वर्ग, और कै वर्ग के अंदर 5 वर्ण होते हैं। कै, ख, ग, घ, अंग। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, इसको हलंत बोलते हैं भी, संस्कृत के अंदर इसको हलंत बोलते हैं। व्यंजनों को जब लिखा जाता है उसके मूल रूप में लिखा जाता है, मूल रूप का मतलब है उसको हलंत लगा के हम दर्शाएंगे। जब इसका उच्चारण किया जाता है तो स्वरों की सहायता से किया जाता है। इसकी डेफिनेशन भी यही बनती है भी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण
स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब इनको लिखेंगे तो मूल रूप में ही लिखा जाता है हलंत लगा के। ये टोटल संख्या में 5 है, ये एक वर्ग हो गया। इसी तरह से च वर्ग के अंदर च छ झ झ ये, इसी तरह से ट वर्ग में ट ठ ढ ढ अण, इसी तरह से त वर्ग में त थ ध ध न। फिर प वर्ग है, उ का मतलब है प वर्ग, प फ भ भ म। फिर उसके बाद है इनके वर्गों के अंतिम वर्ण, जैसे क वर्ग का अंतिम अंग है, ये इसी तरह से जो छठा पॉइंट है इसमें य म अंग न ना नाम, यानी कि य म अंग अण और न, इन सब का उच्चारण स्थान नाक के द्वारा होता है, अर्थात नासिका के द्वारा। तो मैं आपको ये बारीकी से समझा देता हूं एक बार। ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का मतलब है ए और आ दोनों, ए का मतलब होता है ए और आ दोनों वर्णों को लेंगे, क्योंकि ये वर्ग है, ए वर्ग, ए वर्ण बोलते हैं इसको, इसमें दोनों शामिल है, ए और आ। ए और आ का उच्चारण स्थान पूरे के पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान और है का उच्चारण स्थान, और उसके अलावा जो विसर्ग प्रयोग की जाती है, संस्कृत में भी होती है कई बार, संस्कृत में तो मोस्टली होती है, हिंदी में जैसे दुख शब्द है उसमें प्रयोग हो जाती है कई बार, मतलब हिंदी में भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके साथ आपको विसर्ग का प्रयोग मिल सकता है। तो संस्कृत में ज्यादा है वैसे। ए का, ए और आ दोनों क वर्ग का पूरे के पूरे पांचों वर्णों का एक ही उच्चारण स्थान है, और है का और विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात हम जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि हमारे कंठ से निकलती है। कंठ और जीवा, एक चीज बता देता हूं मैं, मतलब मेन भाग उसमें जो काम करता है वो हमारा कंठ होता है, लेकिन जीवा के बगैर किसी भी ध्वनि का उच्चारण इम्पॉसिबल है। तो जीवा सब में इंक्लूड रहेगी, सब में मतलब जीवा का प्रयोग हुआ, लेकिन जीवा जिस पार्ट के साथ मिलकर उस ध्वनि को उच्चारण करती है उसको उसका नाम दिया गया है। उसके बाद है ई, ई का मतलब है छोटी और बड़ी दोनों ई। उसके बाद है चू, चू मीने मतलब पूरा का पूरा च वर्ग, और उसके बाद है ये, फिर श नाम तालु, यानी कि ई दोनों छोटी और बड़ी, च वर्ग पांचों वर्ण आ जाएंगे इसमें, च छ ज झ ये। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होगा, दोनों ई का उच्चारण स्थान तालु होगा, और य का उच्चारण स्थान और दबे वाली स जिसको हम कह सकते हैं, छोटे बच्चों में जब भी कराते थे, अब मैं आपको ये उच्चारण स्थान का बता रहा हूं तो शायद आपको पता लग जाएगा इसको तालवे स बोलते हैं, लेकिन जब किसी बच्चे को ये नहीं पता होता भी उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग इस स को किसकी श्रेणी में रखा जाएगा, तब हम इसको बोलते थे दबे वाली स, इसको दबे वाली स कह सकते हैं। इस दबे वाली स का भी उच्चारण स्थान आपको तालवे ही मिलेगा, तालु, ठीक है। इन सब का उच्चारण स्थान तलवे से होता है, यानी कि जीवा और तालु दोनों मिलकर इनकी साउंड उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है री, ट वर्ग, पूरा का पूरा ट वर्ग, ट थ ड ढ अण, ट ठ ढ ढ अण। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ड में और ढ की जो साउंड है उसमें डिफरेंस का नहीं पता। भाई मान लिया अब तो मैंने लिख दिया, मैं मौखिक बोल रहा हूं, मैंने किसी शब्द में ड का उच्चारण कर दिया तो बच्चों को नहीं पता मेरे को ये ड लिखनी है या ये लिखनी है, कौन सी ड लिखनी। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, इस ड की जो साउंड होती है वो थोड़ी सी तीखी निकलती है ड, और इस ड का जब उच्चारण करेंगे तो ढ बोलेंगे, उसको थोड़ा सा साउंड मोटी हो जाएगी। उसके बाद है रे, रे का और षटकोण वाली स का, इसको पेटपटी स भी कह सकते हैं, इसको षटकोण वाली स भी कह सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू उच्चारण स्थान इसको मूर्धन्य स भी बोलते हैं। तो री का पूरे के पूरे ट वर्ग का, रे का, षटकोण वाली स का, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद है लृतु लसानाम दंता। जिस प्रकार आप मैथ में फार्मूले लेते हो, फार्मूले के अकॉर्डिंग अपना सम निकालते हो, उसी तरह से संस्कृत के अंदर भी जितने शब्द हैं या जितने व्याकरण के पार्ट हैं उन सब में फार्मूले लगते हैं। जिन बच्चों ने शास्त्री की है उनको पता है भाई हर एक चीज को हम किसी न किसी फार्मूले के तहत उसको निकालेंगे। थोड़ा सा हिंदी में ये चीजें नहीं होती,
यहां जो लिखे हुए ये फार्मूले हैं उच्चारण स्थान को समझने के सूत्र हम इनको कह सकते हैं। ये सारे के सारे सूत्र हैं। उसके बाद है लरी तू ल सा नाम दंता। लरी का प्रयोग संस्कृत में है भी, हिंदी में बहुत कम चांस है कहीं आपको शब्द देखने को मिले इससे बना हुआ। संस्कृत में एक ही शब्द है, लाकृति शब्द बनता है भी। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लरी प्लस में आकृति आता है। तो संस्कृत में ज्यादा प्रयोग कह सकते हैं लरी का तू मैंने पूरा का पूरा तय वर्ग, तय थे द ध न, तय थे ध ध न, यानी कि पूरा का पूरा तय वर्ग। उसका एक ही उच्चारण स्थान, ये नहीं भी मान लिया तय का अलग होगा थ का अलग होगा, सबका एक ही श्रेणी में उसको रखा जाएगा। उसके बाद लय और लरी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लरी को बदल के लय में बदला जाता है तो दोनों का स्थान एक ही रहेगा। और स्लेट वाली सह, इसको स्लेट वाली कह सकते हैं और उच्चारण स्थान के अनुसार इसको दंत्य सह बोलते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ समझ में आई होगी, इसको तो तालव्य सह बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सह बोलते हैं, इसको दंत्य सह बोलते हैं। लरी का पूरे के पूरे तय वर्ग का, लय का और स्लेट वाली सह का उच्चारण स्थान दंत होता है, यानी कि जीवा और दांतों से मिलकर इसकी साउंड को उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद है ऊ। ऊ का मतलब है दोनों ऊ, छोटा और बड़ा, पूरा का पूरा पै वर्ग। ऊ का मतलब है पूरा पै वर्ग, पै है बै भै मैं। जैसा मैंने बै में बताया था, बच्चे यहां भी गड़बड़ कर देते हैं बै में और भै में। इसकी साउंड तीखी रहती है, इसकी थोड़ी सी मोटी हो जाती है। बै बकरी, भै भालू, भै, दोनों ऊ पै वर्ग। इनका उच्चारण स्थान उपमान्याम ओष्ठौ, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ, यानी कि जीवा और ओठ, इनसे इनका ये साउंड उत्पन्न होती है। उसके बाद है ये मैं अंग अण न, 5 वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ये बात। इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, यानी कि अपने वर्ग में तो ये होंगे ही होंगे। जैसे अंग है, अंग का कंठ से उच्चारण होता ही होता है, लेकिन अगर प्योरली देखा जाए जब ये अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका उच्चारण स्थान नाक से भी उत्पन्न होता है। इन्हीं वर्णों को अनुस्वार में बदला जाता है। जब आप संधि का टॉपिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस नियम की वजह से कौन से वर्ण को अनुस्वार में बदला जाएगा। जब अनुस्वार में बदला जाएगा तो उसका जो उच्चारण होगा वो नाक के द्वारा होगा, तो इसलिए इन सबको नासिका की श्रेणी में रखा गया है। एदई तौ, एदई का मतलब है ए और ऐ दोनों, ए आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, कंठ और तालु साथ में जीवा। जीवा का तो मैंने आपको पहले कहा था भी जीवा के बगैर किसी भी उच्चारण की हम ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते, तो जीवा का तो अहम रोल रहेगा ही रहेगा हर उसमें उच्चारण में। तो कंठ और तालु विशेष स्थान रहते हैं इसके इनके उच्चारण में। उसके बाद है ओदोतो, ओदोतो का मतलब है ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ में होता है, कंठ और ओठ साथ में जीवा, यानी कि गले से साउंड उत्पन्न हुई, ओठों ने अपनी शेप ली, जीवा ने एक जो अंदर से हवा निकली उसको एक अलग एंगल में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया, जिससे ओ और औ की साउंड उत्पन्न होती है। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में जीवा का अहम रोल होता है, केंद्र बिंदु है जीवा, लेकिन जीवा जिस भाग के साथ मिलके उसकी साउंड उत्पन्न करती है उनको यहाँ उसका नाम दिया गया है, इसको उच्चारण स्थान बोलते हैं भी। अब आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए आ पूरा का पूरा कै वर्ग है और विसर्ग, विसर्ग की और है की साउंड एक जैसी है भाई,
इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई का पूरे के पूरे चैवरा का ई और ई दोनों छोटी और बड़ी, य का और दबे वाली स का इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। री का, टैवर का, रे का और मूर्धन्य स का यानी कि षटकोण वाली स का इनका स्थान मूर्धा होता है। लरी का, तू का, ल का और स्लेट वाली स का इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। दोनों ऊ छोटा और बड़ा, पैवरक का, इन सब का उच्चारण स्थान ओंठ होता है। ये का, मैं का, अंग का, ण का और न का इनका स्थान नासिका होता है। ए आई इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से उत्पन्न होती है ये साउंड। ओ और औ इनका कंठोष होता है। इसके अलावा हमारा रहता है अकेला वह। वह का उच्चारण स्थान दंत और ओठ यानी कि जीवा दांतों को स्पर्श करके ओठ अपनी शेप बनाएंगे तब इसकी वह की साउंड निकलती है। ये चीजें आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। जब आप प्रैक्टिकल इस चीज को करोगे तो ये उच्चारण स्थान है। ये तो काम हो गया छठी, सातवीं, आठवीं जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए भी। हिंदी कंपलसरी है सबके लिए, तो हिंदी में तो उच्चारण स्थान आप कर ही सकते हो छठी, सातवीं और आठवीं के बच्चे। साथ में संस्कृत का टॉपिक भी है ये छठी, सातवीं और आठवीं क्लास के बच्चों के लिए। ये अगर आप सूत्र कर लेते हो तो आपको आसान रहेगा करने में। अपने नोटबुक में आप उतार सकते हो ये सूत्र निकाल के, अलग अलग चीजों का मीनिंग आप समझ लो। जैसे ए है, ए का मतलब है ए और आ, ई का मतलब है छोटी बड़ी दोनों ई, और कु का मतलब होता है पूरा का पूरा कैवरक। है का मतलब है अकेले है के लिए प्रयोग किया है, और विसर्ग का मतलब है विसर्जनीय नाम का मतलब होता है विसर्ग। इसी तरह सब में ये चीजें लागू हो जाएंगी और अलग अलग आप इनको निकाल के समझ सकते हो। तो छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के जो बच्चे हैं जिनके पास संस्कृत है उनके लिए उच्चारण का टॉपिक है ये, संस्कृत वाले बच्चों के लिए खासकर। और हिंदी में अगर किसी बच्चे के चाहे छठी क्लास का हो, चाहे सातवीं क्लास का हो, चाहे आठवीं क्लास का, अगर किसी क्लास में ये टॉपिक आता है ग्रामर में तो वो भी यही टॉपिक कर सकता है। कोई इसमें बदलाव नहीं है किसी तरह का, सेम है बिल्कुल, किसी भी तरह का कोई भी वर्ण चेंज नहीं है भाई, क्यों का ही आएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार बड़े बच्चों की जो +2 में है, या मान लिया +2 करके जिन्होंने ग्रुप डी का या एचएसएससी का वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके दे दिया किसी ने एचएसएससी के एग्जाम में भी, जो +2 लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे ग्रुप डी में लगभग मोस्टली +2 लेवल के एग्जाम है, तो +2 तक का जो एग्जाम लेवल है उसमें ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बड़े लेवल में तो वो बहुत कुछ डाल देगा भाई, उसमें वो रस भी डाल सकता है, उसमें वो छंद भी डाल सकता है। कहने का मतलब है जितना आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपके पेपर का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो लेवल है +2 तक के लेवल में मोस्टली आपसे ये पूछ सकते हैं भाई उच्चारण से संबंधित हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पेपर में लिख दिया भाई ए का उच्चारण स्थान बताओ, ए का उच्चारण स्थान बताओ। 1 नंबर में आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया ए का उच्चारण स्थान बताओ। अब किसी बच्चे ने पढ़ रखा है, उसको पता है भाई ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिसने तैयारी कर रखी है वो तो बता देगा। लेकिन जिसने तैयारी नहीं कर रखी, जिसने यही नहीं पता भी उच्चारण स्थान क्या चीज है, कैसे प्रयोग होते हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं, तो वो कैसे बताएगा भी ए का उच्चारण स्थान ये होगा। कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक तो सीधा ये हो गया ए का उच्चारण स्थान बताओ, आपके ऑप्शन में 4 मिलेंगे आपको, उनमें से जो राइट ऑप्शन है आपने वो चूज करके लिखना है। दूसरा वो सीधा आपको उच्चारण स्थान ही लिख के बता सकता है। जैसे मान लिया तालु लिख दिया, भाई जो तालु उच्चारण स्थान है उसके अंदर आने वाले वर्णों को बताइए। भाई उच्चारण स्थान का नाम लिख दिया और नीचे आपको ऑप्शन में 4 वर्ण लिख के बता दिए, और वो पूछ सकता है निम्नलिखित वर्णों में से बताइए इसके श्रेणी में कौन सा वर्ण आता है। भी इस उच्चारण स्थान की श्रेणी में कौन सा वर्ण आएगा। जिसने बारीकी से इसका अध्ययन किया हुआ है वो बच्चे एकदम से बता सकते हैं, जिसने अध्ययन नहीं किया उसका 1 नंबर ये चला जाएगा एचएसएससी के एग्जाम में। तो व्याकरण का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एचएसएससी के एग्जाम में ना पूछा जाए। हम किसी भी टॉपिक को ये नहीं कह सकते भाई इसमें से नहीं आएगा।
मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ग्रामर से पूछे जाते हैं, थ्योरी में से कोई क्वेश्चन नहीं आता एचएसएससी के एग्जाम में। तो ग्रामर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रत्येक भाषा का, चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश में भी जब आप पढ़ोगे ना तो ग्रामर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं एचएसएससी के एग्जाम में, तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर से ही रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ग्रामर को जितना बारीकी से करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। 6 से स्टार्ट होके और 10 नंबर तक चली जाती हुई, 6 से शुरू होके 10 नंबर तक ग्रामर। तो ये आपका बेनिफिट है जो बड़े बच्चे हैं भाई, उन्होंने इनकी तैयारी करनी है या इनको लूप छोड़ के चलना है। जितनी बार आप छोड़ोगे, जैसे मान लिया अभी कोई बच्चा +2 क्लास में, उसको पता है भी मुझे +2 करने के बाद आगे एग्जाम के लिए तैयारियां भी करनी है, मैं फिर बाद में कहीं कोचिंग लूंगा, तो उससे अच्छा है कि आप कम से कम एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी ग्रामर आप अपने स्कूल टाइम में जहां आप स्टडी कर रहे हो वहां आप इनको अच्छे से कर सकते हो, आपके समय की भी बचत होगी, दूसरा आपके एग्जाम में इनकी वजह से नंबरों की बढ़ोतरी भी होगी। पहले आपके एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे, दूसरा आप जब जॉब के लिए फॉर्म भरोगे और जब पेपर में बैठोगे तो आपको भी वहां ग्रामर में से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वहां भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सभी बच्चे जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, चाहे वो वर्ण से स्टार्ट होके और आपका अलंकार और छंद संधि समास तक जाता हो, तो किसी भी टॉपिक को लूज ना छोड़े, ये ना सोचें भाई ये टॉपिक तो क्या बताएगा कि नहीं आएगा। हर टॉपिक को बारीकी से करें, आपको कहीं ना कहीं उसका कुछ न कुछ हर एग्जाम में फायदा होने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।